हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? इस वीडियो के सीरीज में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 9। इसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं इसमें? पिछले वीडियो में हम देखे हम लोग अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण होता क्या है और चिन्ह परिपाटी क्या होता है, ठीक है। सॉरी, चिन्ह परिपाटी आगे पढ़ना है इसमें। उसमें क्या पढ़े हैं कि इसमें कोई प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ कहाँ रखेंगे तो कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब के बारे में जाने, इसमें जानेंगे हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कब बनना है, यानी किस किस तरह का प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। पिछले वीडियो में क्या जाने थे हम? अवतल दर्पण के बारे में जाने थे। क्या जाने थे अवतल दर्पण के बारे में? कि अवतल दर्पण के बारे में यही जाने थे हम कि अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी यानी रियल और वर्चुअल दोनों तरह का इमेज बनता है, ठीक है। दोनों तरह का इमेज बनता है, उल्टा और सीधा दोनों इमेज बनता है। वास्तविक होगा तो क्या उल्टा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा। अब जानते हैं उत्तल दर्पण के बारे में इसमें, तो आइए शुरू करते हैं। बी देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण, इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी याद रखिएगा। और अवतल को बोलते हैं कनकेव मिरर, क्योंकि इंग्लिश से बहुत जरूरी होता है। देखिए, इसे विकिरणशील दर्पण भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। एक नाम है, एक नंबर में पूछा जा सकता है इस तरह से। इसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। जैसे देखिए क्या है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, जहां से रिफ्लेक्ट करे तो क्या है ये? इसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का मतलब ही होता है, उत्तल मतलब उभरा हुआ, ठीक है। तो बाहर की तरफ क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं उत्तल दर्पण। देखिए अवतल में क्या होता है, अवतल में इसका जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ रहता है, अंदर की तरफ ऐसे धंसा हुआ रहता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, जो परावर्तक सतह होता है धंसा हुआ रहता है और उत्तल में उभरा हुआ रहता है। तो इस चीज को भी आप ख्याल रखिएगा, ये पहचानना हो अवतल और उत्तल में। और एक साइड तो कलई ही होगा, इसमें पेंट होता है क्या चीज का, सिल्वर या एल्यूमिनियम का, आपको हम बताए हैं। क्यों? क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन जो होता है 90 से 95% के बीच में होता है। यहाँ भी कलई होगा एक साइड में, तो कलई देख लीजिए। कलई के अलावा जो एक पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और लघु छवि बनाता है। छवि का मतलब क्या है, प्रतिबिंब। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी जैसे अवतल दर्पण में बना था, अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल में जो होता है, उत्तल में हमेशा आभासी बनेगा। और जैसे ही प्रतिबिंब आभासी हुआ तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यदि कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, इसका मतलब वो वास्तविक प्रतिबिंब है, तो ध्यान दीजिएगा। और साथ में जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है, यानी हमेशा छोटा ही होगा, कभी भी जो होता है वस्तु से बड़ा नहीं होगा उत्तल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आइए नेक्स्ट में देखते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए, वस्तु की स्थिति, वस्तु दर्पण के सामने कहीं भी रखा जाए। देखिए जैसे दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। और ई हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है। तो वस्तु आप यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, यानी इस पोल से कहीं भी रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें एक ही कंडीशन का इमेज बनेगा। क्या बनेगा वो? प्रतिबिंब का स्थान हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी क्या बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र। तो इमेज जो बनेगा, इमेज हमेशा यही इसी के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा। और क्या बनेगा, हमेशा आभासी तो बनता ही है, जानते ही हैं उत्तल दर्पण में, तो हमेशा इमेज जो है यहीं पे बनेगा। चाहे इमेज कहीं भी रखिए आप, अनंत के छोड़ के, क्या बोल रहे हैं, अनंत नहीं, जस्ट मिरर के सामने हम बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ यहाँ सी डैश है, तो सी डैश यहाँ मान लीजिए सी, यानी डिस्टेंस जैसे हम बता रहे हैं। यहाँ मान लीजिए एफ डैश, तो कहीं भी रखिए, सी डैश एफ डैश के बीच में कहीं भी रखिए तो फर्क नहीं पड़ता है। इमेज क्या होता है, इमेज हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा।
प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा, तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और जैसे ही प्रतिबिंब आभासी हुआ उसको पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यदि कोई इमेज को आप प्रतिबिंब को, इमेज को प्रतिबिंब ही बोलते हैं, किसी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर उतार पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो वास्तविक इमेज है। ठीक है, देखिए हमेशा सीधा होता है, छोटा होता है, तो जानते ही हैं आप, जब भी उत्तल दर्पण में इमेज बनेगा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा सीधा होगा, हमेशा आभासी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसमें दो कंडीशन होता है। पहला होता है जब वस्तु अनंत पे हो, और दूसरा वस्तु उस दर्पण के सामने कहीं भी हो, दो ही कंडीशन होता है। देखिए जब वस्तु अनंत पे हो तो क्या होगा, ये कौन सा कंडीशन है, ये पहला है। जैसे उसमें हम पढ़े थे पहले कि वस्तु अनंत पे है, फिर वक्रता केंद्र से थोड़ा दूरी पर है, फिर वक्रता केंद्र पर है, फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच में है, फिर फोकस पे है, फिर फोकस और पोल के बीच में। यहाँ उतना कंडीशन नहीं होता है, एक अनंत पे एक इमेज कहीं भी रखी, सबका फोटो कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पे होता है, ठीक है, वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु बहुत दूर यानी अनंत पर रखी यानी बहुत दूर रख दिया हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब और फोकस के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। लेट मी कंफर्म वंस। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गलती है यहाँ पे, ये प्रतिबिंब की स्थिति होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। फोकस यानी एफ पर बनता है हमेशा। यानी जब भी वस्तु अनंत पे हो तो उसका इमेज है फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी तो बनेगा ही, सीधा बनेगा और बहुत ही छोटा होगा, यानी पॉइंट के रूप में। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कोई वस्तु है, इसका नाम क्या है, ए बी, ई वाला ए और बी, इसको जो बोल रहे हैं ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रे आ रहा है पैरेलल, पैरेलल ही आएगा, अब टकराएगा, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के पैरेलल कोई लाइन आता है तो कहाँ से निकलता है, वो लगेगा कि फोकस से होके जा रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइन है यानी ये परावर्तित किरण है, दोनों को बढ़ा कर मिला दीजिए तो कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा फोकस पे। तो फोकस पे क्या, बिंदु के आकार का इमेज बनता है। यदि कोई वस्तु अनंत पे और बहुत बड़ा हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा फोकस से बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, लेकिन हमेशा आभासी, हमेशा सीधा और बहुत छोटा बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो पहला कंडीशन हो गया क्या, अनंत पे हो। इसके बाद दूसरा कंडीशन होता है, दूसरा क्या होता है, वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रखा, अनंत पे नहीं हो, यानी अनंत से थोड़ा पहले हो, पोल से अनंत के बीच में हो, कहीं भी हो, तो उसका दूसरा कंडीशन बन गया है। दो ही कंडीशन होता है। देखिए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो पहला प्रतिबिंब का स्थान जो होता है, प्रतिबिंब हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक इमेज है, क्या है, वस्तु है ए बी, या बीम भी बोलते हैं, वस्तु को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको एक नंबर में आ सकता है, वस्तु को बीम भी बोलते हैं, बीम या प्रतिबिंब क्या बोलते हैं। इसका क्या बनता है, इसका बनता है छवि। वस्तु क्या बनेगा, छवि बनेगा या प्रतिबिंब बनेगा, इसको इमेज बोलते हैं। ठीक है, इसको ख्याल रखना है। बीम भी पूछ दे, बीम बोल दे, बीम मतलब वस्तु होता है। तो यहाँ है, तो इससे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, किसके पैरेलल, ध्यान दीजिए, इसे पैरेलल खींचे हैं हम, ये खींचे हैं हम, कौन सा है, मुख्य अक्ष के पैरेलल। तो टकरा के कहाँ जाएगा, ये परावर्तित तो कहाँ से होगा, लगेगा कि फोकस से निकल रहा है। ठीक है, तो ये फोकस से निकल रहा है यहाँ पे। ओके, फिर देखिए एक लाइन कहाँ है, एक लगेगा कि कर्वेचर से वो मिला देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी ई वाला से लगेगा कि यहाँ से निकल रहा है, तो यहीं पे जाएगा फिर यहीं पे मुड़ जाएगा, ऐसे ही होगा। तो ये दोनों को जब मिलाएंगे हम, पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा तो क्या बनेगा, ये है ई वाला इमेज बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ए डैश बी डैश। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा बनता है,
यानी जो ए डैश बी डैश जो इमेज है बहुत ही छोटा है, किससे, ए बी से, क्या है, छोटा बनता है, बहुत छोटा नहीं कहेंगे, छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। आभासी होगा इसका मतलब क्या, सीधा ही होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे रियल एग्जांपल लिए। ऑब्जेक्ट कोई आदमी है, मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, यानी उत्तल दर्पण है, यहाँ खड़ा है, तो इसका इमेज देख रहे कितना छोटा बना है, ये वाला आदमी का इमेज और ये वाला आदमी है, इसका इमेज है कितना छोटा है, तो छोटा बना है। इसको इसको मानिए एफ, मानिए यहाँ पे पी है, तो ये दोनों के बीच में बना है, एफ और पी के बीच में छोटा बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या, याद रखना है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, हमेशा आभासी होता है, यानी वर्चुअल इमेज बनता है। जैसे ही आभासी हुआ तो क्या होगा, सीधा होगा, और साथ में क्या बनता है, तथा छोटा बनता है, हमेशा छोटा होगा ये, ठीक है। अब देखिए, ये आपको याद रखना है। बी में वस्तु अनंत पे हो, कहाँ हो, वस्तु यदि अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। हाँ, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, पहला जो कंडीशन लिखा है वही, आभासी सीधा और छोटा बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। सी देखिए, वस्तु कहाँ हो, फोकस और पोल के बीच में हो, सॉरी, वस्तु अनंत, अनंत को लिखते कैसे हैं, अनंत को लिखते हैं ऐसे, इन्फिनिटी से, ये क्या है, इन्फिनिटी है, अनंत है। अनंत, वस्तु अनंत तथा किसके बीच में हो, वस्तु अनंत तथा पोल के बीच में हो, यानी अक्ष, क्या बोलते हैं उसको, पोल, ध्रुव, या कहाँ हो, ध्रुव के बीच में हो। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनता है, हमेशा फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। अब देखिए रिसर्च, जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है, हमेशा वो मिरर के पीछे बनता है, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा मिरर के सामने बनता है, यानी जिस साइड वस्तु रहेगा उसी साइड बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है वो भी लिखा दे रहे हैं, कहीं कि एक नंबर आपका क्लियर रहे, कि एक नंबर में आप कंफ्यूज ना हो जाए। प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, दर्पण के, यानी मिरर के, दर्पण के पीछे बनता है। कितना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है दंत चिकित्सक में दांतों की जांच करने के लिए, क्योंकि यह बड़ा सीधा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाइएगा, डेंटिस्ट के पास जाइएगा, उसी को बोल रहा है क्या, दंत चिकित्सक। तो डेंटिस्ट के पास में जाइएगा तो वो बहुत बड़ा लाइट एक रखा रहता है, आपको बेड पर लेटा देगा और बहुत बड़ा लाइट आपके एक दांत मुंह खुलवा देगा या मुंह में कुछ लगा देता है, और फिर क्या करेगा वो, फिर फोकस मारेगा आपके माउथ में। उसके बाद क्या होगा, ऊपर से एक मिरर लाएगा, अब मिरर में फिर आपके दांत को आप ऐसे कर देगा, दांत के सामने कर देगा, और मिरर में देखेगा, आपके मुंह में नहीं देखेगा, वो मिरर में देखेगा। और कौन सा मिरर होता है, वो होता है अवतल दर्पण, क्योंकि आप पढ़े हैं जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच में रहो तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है।
तो जो प्रतिबिंब उसमें देखेगा क्या होगा, वो प्रतिबिंब जो होगा दांत का, जो छोटा जो दांत होता है ऐसा, इसका बड़ा बड़ा उसमें दिखेगा। तो आसानी से उसमें जो कमी होगा, डिफेक्ट होगा कि दांत सड़ रहा है, दांत टूट गया है, दांत में दर्द है, सूजन हो गया है, उसका रीजन क्या है, वो सब उसमें आसानी से देख पाएगा उस दर्पण के जरिए। फिर क्या करेगा, फिर जो उसका समाधान होगा कि दांत उखाड़ना है, कि इलाज कराना है, कि नया दांत लगाना है, उसके आधार पे वो आपका आगे का उपचार करेगा और समाधान बताएगा। तो ये सबसे बड़ा यूज होता है किसका, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है, डेंटिस्ट लोग अपने मरीजों का इलाज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पहला इसका उपयोग हो गया, समझ गए। दूसरा देखिए, मेकअप और शेविंग मिरर के रूप में, यानी कहाँ यूज होता है, सलून में यूज होता है। सलून बोलिए या पार्लर बोलिए, सलून में या पार्लर में। जो सलून में आप जाइएगा, गांव के सलून में नहीं जाइएगा, क्योंकि या जाइए ऑब्वियस जाइए, लेकिन वहां पे मिरर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली मिरर आता है जो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो वहां पे नॉर्मल प्लेन दर्पण यूज करता है। लेकिन जब आप अच्छा किसी आप सलून में जाइएगा, महंगा पार्लर में जाइएगा, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा अवतल दर्पण। इसका यूज क्या होता है, अवतल दर्पण में बताए हैं, जब कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच में रहे तो उसका इमेज क्या बनता है, बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। तो कोई वस्तु, जब कोई आदमी उसके सामने आएगा तो उसका इमेज जो है, उसका चेहरा और बड़ा बना के उसमें दिखाएगा, जिसके कारण अपने जो चेहरा का एक एक बाल देख पाएगा, लड़का है तो, लड़की है तो अपना चेहरा देख पाएगी, मेकअप देख पाएगी, आंख के नीचे का पार्ट देख पाएगी, अपना पलक देख पाएगी बड़ा बड़ा में, अपना हेयर देख पाएगी। तो इसीलिए इसका यूज क्या होता है, पार्लर में होता है, सलून में होता है, क्योंकि ये छोटा भी इमेज को बड़ा बना के दिखाता है, जिसके कारण बहुत ही आसानी होता है मेकअप करने में, और जो उसमें गया रहता है, जो कस्टमर है, उसको भी अच्छा लगता है। तो कहाँ यूज होता है अवतल दर्पण का दूसरा, अवतल दर्पण का दूसरा यूज होता है कहाँ, सलून में मिरर की तरफ यूज होता है, शेविंग करने के लिए यूज होता है। सौर भट्टी, सूर्य किरणों से एक बिंदु पर एकत्रित करके तीव्र ताप उत्पन्न किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में क्या होता है, कोई वस्तु अनंत पे है तो क्या होगा, अवतल दर्पण में पढ़े हैं, कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज बनता है फोकस पे, और साथ ही क्या बनता है, फोकस पे बनता है, और वो इमेज उल्टा होता है, वास्तविक होता है, यानी उसको पर्दे पर उतार सकते हैं। तो सूर्य के सामने अवतल दर्पण को रख देगा, अब फिर क्या करेगा, जैसे ही दर्पण को रखेगा, लाइट इस पर आएगा, टकराएगा, जो उसको फोकस होगा, लाइट टकराएगा, जो फोकस होगा, वो फोकस पे सारा लाइट आके मिल जाएगा। तो क्या होगा, वो वहां पे आग उत्पन्न होगा, वहां पे कोई ज्वलनशील पदार्थ होगा तो जलने लगेगा वो, क्योंकि इतना ताप आएगा, बहुत सारा किरण आके मिल जाएगा, ठीक है। यही एग्जाम्पल होता है क्या चीज का, सौर भट्टी में यूज होता है, क्योंकि अनंत पे जो किरणें आ रही है, अनंत से बहुत दूर से, वो फोकस पे आके मिलेगी, बहुत ज्यादा वहां पे ताप क्रिएट करेगी, टेम्परेचर क्रिएट करेगी, जिससे वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगा। तो सौर भट्टी में इसका यूज होता है। दूसरा है हेड लाइट और टॉर्च के रूप में। देखिए, आप जानते हैं, यदि कोई वस्तु फोकस पे हो, किसके, अवतल दर्पण के, आप पढ़े हैं ना, तो जाके कोई एक बार लिख ले, या आपका जो नोट्स है अपलोड कर देख लें। जब कोई वस्तु फोकस पे होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज बनता है अनंत पे बनता है, और बहुत बड़ा बनता है। इसीलिए इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए जो हेडलाइट होता है गाड़ियों का, जैसे बाइक का जो हेडलाइट है, जो आपका कार का हेडलाइट है, उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण उसके साइड में यूज होता है। साइड में क्या है, अवतल दर्पण है, सामने नहीं, उसके साइड में अवतल दर्पण है, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में बीच में वहां पे रख देगा बल्ब, फोकस पे उसके, जैसे ही फोकस पे बल्ब रखेगा, वहां से जो रोशनी निकलेगा कहाँ तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। और फोकस और जो हेडलाइट होते हैं या टर्च होते हैं, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज यही होता है कि जो लाइट निकल रहा है बहुत दूर तक जाए। तो जब लाइट का यूज होता है बहुत दूर तक भेजने के लिए, तो हम उसमें अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि ये फोकस पे बना हुआ वस्तु कहाँ पे जाएगा, फोकस पे रखा हुआ वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, आनंद पे बनेगा। तो हेडलाइट और टॉर्च के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। खगोल विज्ञान में, यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, यानी टेलीस्कोप में भी इसका यूज होता है। कैसे, बड़े अवतल दर्पण तारों और ग्रहों से आने वाले किरणों को एकत्रित करके अध्ययन में उपयोग होते हैं, ठीक है। तो ये खगोल विज्ञान के बारे में है, तो ये चीज आपको आप लिख सकते हैं, एग्जाम में आया तो, लेकिन आएगा नहीं, थोड़ा आपके ये आपको पढ़ना नहीं है इसे,
लेकिन खगोल विज्ञान का मतलब हो गया कि टेलीस्कोप वैसा, कि जो तारों से जो लाइट आ रहे हैं कि देखना, उसके बारे में अध्ययन करना कि कितने दूर से आ रहे हैं, कितने ट्रेवल कर रहे हैं, ये सारे अलग चीजें हैं। बहुत ज़्यादा ही साइंटिफिक लेवल की चीजें हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, सर्च लाइट और समुद्री लाइट हाउस में। देखिए समुद्री लाइट हाउस का क्या मतलब होता है। जो समुद्र का जो जहाज होता है, जो समुद्र का जो किनारा होता है, सॉरी, समुद्र का जो किनारा होता है, वहां पे एक बड़ा सा लंबा क्या होता है, वहां पे लाइट हाउस बनाया गया रहता है जो बहुत ऊंचाई पे होता है। और वहां से लाइट निकलता है, क्या करता है लाइट, समुद्र में बहुत दूर तक लाइट जाता है, जिससे वो जहाज को आसानी से देख पाता है कि जहाज कितना दूर से आ रहा है। समझे। तो वहां पे यूज क्यों होता है, क्योंकि लाइट को हमको बहुत दूर तक भेजना है, तो वहां पे यूज करते हैं अवतल दर्पण का, क्योंकि फोकस पे रख देंगे अवतल दर्पण के चारों तरफ लगा देंगे अवतल दर्पण, फिर वहां से बड़ी दूर तक भेजेगा उसको। ठीक है, और दूर तक के जहाज को हम पानी में आसानी से देख पाएंगे। और उसी को सर्च लाइट भी बोलते हैं या समुद्री लाइट हाउस, बात सेम ही है। सर्च लाइट मतलब कि मान लो कोई नेवी ऑफिसर लोग, आर्मी है, अपना सर्च करने के लिए लाइट का जो यूज करता है अपने ऑपरेशन के लिए, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। डायरेक्टली इसको लाइट से भी समझ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल अवतल दर्पण का। अब उत्तल दर्पण का उपयोग, कन्वेक्स मिरर के उपयोग, और जो उपयोग बता रहे हैं अवतल और उत्तल का, यानी कन्वेक्स और कनकेव मिरर का, ये जो है आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो इसको आपको ख्याल रखना है, समझना है, इसको रटना नहीं है, जैसे हम बताए हैं उसे समझिए इसको। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण ऐसे दर्पण है जिनका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। बात तो सही है, किरणें फैलाती है, ये किरणें फैलाती है, बात सही है। जैसे उत्तल दर्पण यहाँ टकराया तो कहाँ जाएगा, ये ऐसे निकलता है, यहाँ जाएगा तो कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ये डाइवर्ज करता है, यानी बिखेरता है, किरणों को फैलाता है। अब देखिए इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या होता है, छोटा सीधा आभासी बनता है। तो जान लिया मुख्य उपयोग क्या है, वाहनों के साइड या रियर व्यू मिरर में। देखिए क्यों यूज होता है, जो गाड़ी होता है जैसे मोटरसाइकिल हो गया इवन, या आपका कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, आप बस में देखे होइएगा बड़ा बड़ा मिरर 2 साइड में लगा होता है, और उसमें आप कर्व आसानी से देख पाइएगा। कि देखिए कि ऐसे मुड़ा हुआ है, पूरा ऐसे दिखता है ना, ऐसे मुड़ा हुआ। तो इसीलिए क्या है, उत्तल दर्पण है। और गाड़ियों में जो मिरर यूज होता है कंपनियों द्वारा खासकर, हमेशा जो बाइक वाइक में देखिएगा हमेशा उत्तल दर्पण होता है। उसका पहचान के इसमें चेहरा देखिएगा ना, छोटा दिखाई देगा, उतना आप लगेगा कि यार ये चेहरा मेरा इसमें अजीब दिख रहा है, क्योंकि उसमें जो है जो वास्तविक जो वस्तु है उससे उसका छोटा इमेज होता है। और हमको आदत होता है प्लेन दर्पण में देखने के लिए, जो घर में दर्पण होता है, तो जितना बड़ा चेहरा उतना बड़ा फोटो दिखता है। इसलिए जो गाड़ियों की जो मिरर होता है उसमें चेहरा उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने पे। तो जो वाहन का जो रियर व्यू मिरर है, यानी जो पीछे गाड़ियों को देखने के लिए यूज होता है, क्या यूज होता है, उत्तल दर्पण का यूज होता है। यूज क्यों होता है इसका, क्योंकि जो कर्व एरिया होता है, जिसके कारण जो कर्व जो इसका सरफेस होता है ये वाला बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा एरिया को कवर करता है पीछे। यानी एक छोटा सा मिरर पीछे के सारे गाड़ियों का उसमें इमेज दिखा देगा, जिससे आप आसानी से देख पाएंगे कि कितनी गाड़ियां इसमें पीछे से आ रही है, जिससे कारण आप आसानी से साइड दे पाएंगे या साइड ले पाएंगे। इसलिए हमेशा उत्तल दर्पण का ही यूज करते हैं गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में, यानी साइड मिरर में, साइड दर्पण में गाड़ियों के। तो हमेशा इसको याद रखना है, क्योंकि इसका जो कवरेज एरिया है, जो इसका जो क्षेत्र है बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए क्या यूज करते हैं हम, और उत्तल दर्पण का यूज हमेशा गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में करते हैं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल क्या आ गया, कहाँ आ गया, ये मोटरसाइकिल ले लीजिए या कार ले लीजिए या ट्रक ले लीजिए, इन सारे क्या, इनके सारे के मिरर व्यू के रियर व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा, सड़क चौराहे पर मोड़ और ब्लाइंड स्पॉट पर लगाने से सड़क का बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। अब इस चीज को क्या पता देखे हैं कि नहीं, लेकिन हम देखे हैं। जैसे तीन मुहान होता है, चरमुहान होता है, या जस्ट यहाँ टर्निंग पॉइंट है जहाँ आगे कौन सी गाड़ी आ रही है जा रही है नहीं मालूम चलता है, वहां पे इस तरह का स्टैंड लगा के और एक उभरा हुआ बहुत यहाँ पे मिरर लगा दिया जाता है, उत्तल दर्पण। तो यहाँ मानिए यहाँ लगा है कॉर्नर पे, गाड़ी ऐसे आ रहा है, यहाँ मुड़ जा रहा है रोड डायरेक्टली, तो यहाँ जो आदमी रहेगा ना, इसका इमेज जो है, जो यहाँ कोई गाड़ी आ रही है, यहाँ कोई आदमी है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। जैसे ही यहाँ बनेगा ये आदमी इसको देख लेगा।
ठीक है कहाँ, यहाँ है, यहाँ से देख नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ से आगे जाके मुड़ेगा, लेकिन यही से इसको देख लिया। तो सड़क दुर्घटना कम करने के लिए जो चौराहे पर भी इस चीज का यूज किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सड़क चौराहे पर भी उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। पूरा ही उभरा हुआ दिखेगा आपको, अच्छा खासा उभरा हुआ दिखेगा। यदि आप कभी इनकाउंटर करें इस चीज को तो आप जरूर याद रखें कि क्या है, उत्तल दर्पण है। एटीएम और दुकानें में सुरक्षा के लिए, क्यों, क्योंकि लगा दिए आपको चारों तरफ का चीजें दिख रहा है कि कितना आदमी आ रहा है जा रहा है, बस इसीलिए और कुछ नहीं। गाड़ियों के पार्किंग एरिया में बस उसी लिए कि अधिक एरिया कवर करता है, तो हम एक जगह लगा देंगे मिरर, चारों तरफ की गाड़ी कहाँ कहाँ पार्क हो रहा है यहीं से आपका जो वॉचमैन है देख लेगा। ट्रैफिक पुलिस, अब ये भी हम देखे, हम खासकर पटना में देखे, यहाँ पे देखे थे, जहाँ चरमुहान है डाक बंगला चौराहा के पास, यदि आप कभी आए, या हर जगह होगा लेकिन डाक बंगला में हम देखे हैं, डाक बंगला चौराहा के पास जो है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस का एक कंटेनर टाइप का है जिसमें लोग बैठता है या रहता है, क्या पता कैसा रहता है वो, और उसमें कुर्सी उर्सी लगा रहता है, लोग बैठता है उसमें, उसी के बगल में एक स्टैंड पे ही इस तरह का मिरर लगा हुआ था। क्यों, क्योंकि वहाँ चौरास्ता है तो आसपास के वहाँ गाड़ियों को आसानी से उसमें देखा जा सकता है, तो ट्रैफिक पुलिस भी इसका यूज करता है। ये हो गया यूज उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का। तुलना थोड़ा कर लेते हैं। देखिए, अवतल दर्पण कहाँ यूज होता है, शेविंग या मेकअप में, दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट में, टर्च में, हेडलाइट में, सौर भट्टी में, टेलीस्कोप में। ओके, इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है या छोटा ही बन सकता है, ठीक है। तो वास्तविक या आभासी बन सकता है, सीधा या उल्टा बन सकता है। यदि वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, और आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। इसी को बोला स्थिति पर निर्भर कर रहा है। बड़ा और क्या, बड़ा और छोटा भी बनता है, ऐसा नहीं केवल बड़ा ही बनता है। उत्तल में क्या होता है, उत्तल में कहाँ का यूज होता है, वाहन के रियर व्यू मिरर में, दुकानों एटीएम की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा मिरर। इससे इमेज जो होता है हमेशा छोटा होता है, आभासी होता है, हमेशा आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा भी होगा, हमेशा पी और एफ के बीच में बनता है। लेकिन वस्तु जो अनंत पे हो, इन्फिनिटी पे, तो कहाँ बनेगा, वो फोकस पे बनेगा। ये चीज आप ख्याल रखिएगा, तुलना करके हम बता दिए। अब देखिए, गोलाकार दर्पणों के चीन परिपाटी के बारे में जानना है। चीन परिपाटी होता क्या है, देखिए, गोलाकार दर्पणों, अवतल और उत्तल दोनों का बात हो रहा है, में चीन परिपाटी अपनाने के लिए मुख्य अक्ष को आधार माना जाता है। जानेंगे। देखिए, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। इसे मान लीजिए क्या है, ये दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया। पी जो है ना, क्या है, इसको मूल बिंदु मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हुए तो वहां जानिए कि मूल बिंदु का मतलब क्या होता है। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेता है एक्स एक्स एक्सिस, ये जो मिरर है इसको मान लेता है वाई एक्सिस, ठीक है। और फिर इसमें ड्रॉ करता है, जो एक्स में क्या होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऊपर क्या होता है, इधर वाई हो गया तो ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसी को बताया बुलाया जाता है चीन परिपाटी। आइए देखते हैं दूसरा क्या है, वस्तु की स्थिति। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के बाईं ओर रखी जाती है, तो जानते ही हमेशा बाईं ओर ही रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है, नहीं इधर रहेगा वस्तु हमेशा, ठीक है। तो वस्तु हमेशा इधर ही रहता है, ठीक है। देखिए, दूरी चिन्ह, डिस्टेंस साइन कन्वेंशन, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज कि कब पॉजिटिव और निगेटिव लेंगे। देखिए, मुख्य अक्ष के साथ ध्रुव से बाईं ओर, ध्रुव से बाईं ओर वस्तु की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इसे यहाँ पॉइंट हो गया है, क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया, ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से जब भी इधर अब बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाता है। तो जब भी कोई वस्तु है यहाँ पे, मान लीजिए, तो यहाँ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस नेगेटिव में हो जाएगा। बोल रहे कोई 5 मीटर की दूरी पे ही वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी क्या चीज से लिखते हैं, यू से लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे -5 मीटर, ठीक है। क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, वस्तु की दूरी हमेशा लेफ्ट साइड में जब लीजिएगा, जो पोल के जो लेफ्ट साइड में लीजिएगा तो नेगेटिव में लीजिएगा, यानी बाएं साइड में कुछ भी रहेगा वस्तु तो हमेशा नेगेटिव में रहता है। साइन कन्वेंशन है, याद रखना है आपको, यही बोलना चाह रहा है। ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, प्रतिबिंब यहाँ बना, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस में यहाँ ओरिजिन है, यहाँ मानिए यहाँ कितना है, 10 मीटर पे बना है। तो इसको लिखते हैं, जो इमेज है इसको ए डैश बी डैश से लिखेंगे। ये मान लीजिए ए बी है, तो ए डैश बी डैश कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम कैसे, यू से, इसको लिखते हैं वी से, इमेज को।
अब जो राइट साइड में बना है इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा पॉजिटिव 10 मीटर। तो इस चीज को आपको ख्याल रखना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। देखिए अब दूसरा हो गया ऊर्ध्वाधर दूरी। ऊर्ध्वाधर मतलब जो एक्स एक्सिस है इससे ऊपर कोई दूरी है यानी हाइट है, यानी ये एच हो गया, ये जो एच हो गया ये वाला डिस्टेंस एच हो गया। तो जो एक्स एक्सिस से ऊपर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जो इसका हाइट हो जाए, मान लिया 2 मीटर का हाइट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये +2 मीटर हो जाएगा। अब मानिए इमेज का हाइट है एच डैश है, लेकिन ये भी एच एक्स एक्सिस से ऊपर है यानी मुख्य अक्ष से ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, एच डैश भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10 मीटर। तो आपको ध्यान देना है जब हाइट का बात हो एक्स एक्सिस से यानी मुख्य अक्ष से हाइट का बात है तो क्या होगा, वो एक्स एक्सिस से ऊपर रहा तो पॉजिटिव, नीचे रहा तो नेगेटिव। और जब वस्तु या इमेज की दूरी की बात हो पोल से तो क्या होगा, लेफ्ट रहा तो नेगेटिव, राइट रहा तो पॉजिटिव। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। दूसरा देखिए फोकस दूरी। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण बताइए, ये अवतल दर्पण हो गया, इसका फोकस कहाँ होता है, यहाँ। और ये क्या होता है सी, तो इसको आर बोलते हैं, रेडियस नहीं बोलते हैं ना, वक्रता त्रिज्या। अब ध्यान दीजिएगा जो ई वाला जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, ये फोकस होगा। और ई वाला डिस्टेंस क्या होगा, ई वाला पोल से लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ई वाला डिस्टेंस क्या होगा, ई वाला मेरा आर होगा, नहीं होता है। अब मान लेते हैं एफ है कितना 5 मीटर और आर है कितना 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पोल होगा, होगा ना। तो एफ जो होता है कहाँ है, ये जो इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, मेन अक्ष को। तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एफ है, तो एफ क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, यानी -5 मीटर इसको लिखेंगे। आर देखिए आर कहाँ है, आर भी आपका लेफ्ट साइड में है ओरिजिन के, तो क्या लिखेंगे, ये भी नेगेटिव में होगा -10 मीटर। तो अवतल में हमेशा क्या होगा, अवतल दर्पण में आर नेगेटिव होता है, उत्तल दर्पण में आर क्या होता है, धनात्मक होता है। अब देखिए उत्तल ले लीजिए, उत्तल में इधर यहाँ एफ होगा और यहाँ आर होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, यू। इसको क्या बोलते, सॉरी यू नहीं बोलते हैं, उसको आर ही बोलेंगे। आर हो जाएगा, मान लीजिए 10 मीटर है और ये कितना है 5 मीटर है दिया हुआ है, ये आपका फोकस है। तो एफ क्या होगा, तो एफ तो यही होगा, ये पोल से राइट साइड में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये 5 मीटर। आर भी क्या है राइट साइड में है, तो आर क्या हो जाएगा, आर भी आपका +10 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। छठा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। यदि प्रतिबिंब ध्रुव के बाईं ओर हो रियल बनता है तो नेगेटिव होगा, यदि प्रतिबिंब ध्रुव से दाईं ओर वर्चुअल बनता है तो पॉजिटिव होगा, ध्यान दीजिएगा। आपको बता भी दिए हैं कि कोई प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यदि लेफ्ट साइड बन रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। राइट साइड बन रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। इसको दूसरे भाषा में हम आपको बता देते हैं कैसे। मान लेते हैं क्या है, ये दर्पण है, दर्पण तो ठीक से बन जा, ये क्या है मेरा मुख अक्ष है, ठीक है। तो जो इधर जो दूरी होगा ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव में होगा, क्यों, क्योंकि इसको मानते हैं, पोल को मानते हैं ओरिजिन, 0 0 जिसको बोलते हैं, लेकिन ये 0 हम लिखते नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इस पोल से इस साइड की दूरी क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि इसको एक्स एक्सिस माना है, एक्स और एक्स डैश, ठीक है, ओरिजिन है तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब हाइट देखिए, जब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई इमेज होगा, यानी इमेज वस्तु तो मतलब ऊपर ही होता है लेकिन इमेज कभी नीचे भी बनता है, तो ऊपर बनेगा तो क्या होगा, जैसे ए बी है तो ए बी क्या बना, ऊपर बना। तो जैसे ही ऊपर बना तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मान लीजिए कोई इमेज यहाँ बन गया नीचे, इसको क्या बोलते हैं, ए डैश बी डैश, तो क्या होगा, ये ई हो जाएगा आपका नेगेटिव में, जो इसका हाइट होगा क्या होगा नेगेटिव में, तो यहाँ पे ए बी क्या होगा, ए बी पॉजिटिव में होगा। और ए डैश बी डैश क्या चीज में होगा, ए डैश बी डैश आपका नेगेटिव में होगा। यही 4 चीज आपको ध्यान देना है।
कि राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव, सबके लिए, चाहे फोकस हो चाहे रेडियस हो चाहे कुछ भी हो, सबके लिए साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है। देखिए इसी चीज को यहाँ पे हम बताए हुए हैं, जो आपको बता दिए। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे। जो हम बताए हैं चिन्ह परिपाटी, इसको क्या बोलते हैं? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो एक नंबर में पूछ सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं? कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इस परिपाटी के दर्पण के ध्रुव के मूल बिंदु मानते हैं, ठीक है। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, बता दिए हैं आपको, क्या मानते हैं? मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक एक्स अक्ष मानते हैं, जो यहाँ पे लिखा है एक्स एक्स डैश, तो मानते ही हैं, बता दिए हैं आपको हम। जहां यह चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित प्रकार से है, देखिए। दाईं ओर की दूरी क्या है? पॉजिटिव में है। बाईं ओर की दूरी क्या है? नेगेटिव में। देखिए ऊंचाई ऊपर की ओर, यानी ए बी के बारे में बोल रहा है, पॉजिटिव में है। ऊंचाई नीचे की ओर क्या है? नेगेटिव की ओर है। बस यही चार चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। यही आपका है क्या? यही है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो आपको याद रखना है ये चीज, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? दर्पण सूत्र और आवर्धन। तो पहले दर्पण सूत्र के बारे में जानते हैं। देखिए गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बीम की दूरी क्या बोलते हैं? यू से लिखते हैं। ध्रुव से बीम की दूरी यानी वस्तु की दूरी क्या? यू से दर्शाया जाता है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कैसे? भी से लिखते हैं, ठीक है। भी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, सही बात है। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या है? इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र, और इसको आपको याद रखना है। क्या है ये? दर्पण सूत्र है। और आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू 2f होता है। जहाँ वक्रता त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू एफ होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? तो यहाँ हो जाता है एफ के जगह पे क्या लिख देंगे हम? r/2 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2/r। 2/r इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये भी दर्पण सूत्र ही है, ये भी ध्यान रखना है आपको, एक नंबर में इसे पूछ सकता है। क्या करेगा? एफ के जगह पे हम क्या रख दिए? एफ के जगह पे r/2 रख दिए। देखिए यहाँ पे जो एफ है, एफ के जगह पे यहाँ से हम क्या रख देंगे? r/2 रख देंगे, 2 आ जाएगा इस साइड। तो यहाँ जैसे ही एफ के जगह पे 1/r/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 2/r। तो वहीं हम यहाँ पे रख दिए 2/r। एफ क्या होता है? फोकस दूरी। भी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या होता है? वस्तु की दूरी। ये सब चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका मतलब क्या है। मानिए यहाँ पे उत्तल दर्पण है, ये क्या है? इसका मेन एक्सिस है, जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये क्या है? पी है। मानिए यहाँ पे कोई वस्तु है ए बी, ठीक है, जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है पोल से, कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। और इसका एफ है और इसका सी है। इसका इमेज बनता है यहाँ पे, मान लेते हैं ए डैश और बी डैश, ठीक है। इसको लिखते हैं क्या? 3 मीटर। ओके, तो क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिए, इसी को बोलते हैं, जो पोल से जो लिखा है, पोल से वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भी से रिप्रेजेंट करते हैं। करते हैं क्या चीज से? भी से। और पोल से प्रतिबिंब को दूरी को कैसे लिखते हैं? यू से लिखते हैं। लिखते हैं। अब ई जो है एफ है, क्या है? एफ है। तो क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है 1/f। एफ हमको निकालना है, ठीक है। 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। अब देखिए v क्या होगा यहाँ पे? v पोल से लेफ्ट साइड में है, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव माइनस नेगेटिव 5 मीटर होगा, ठीक है। देखिए u क्या है? u देखिए, u आपका राइट साइड में है, तो क्या होगा? +3 मीटर होगा u। और यहाँ से f निकाल लीजिए, 1/f। तो 1/v मतलब -5 मीटर तो रहेगा ही, 1/u मतलब 1/3।
यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5×3 = 15, ये हो जाएगा -5 + 3, हो गया क्या, ये 1/f हो गया, सॉरी -3 + 5 होगा, माई मिस्टेक, एलसीएम लेने में गलती, बड़ा मिस्टेक, यानी -3 + 5 क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/f = 2/15, तो f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा 15/2, और f का प्लस आने का मतलब क्या है कि f आपका राइट साइड में है, आपका राइट साइड में है, राइट साइड में किसका होता है, राइट साइड में हमेशा कन्वेक्स मिरर का होता है, कन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण का होता है, तो उत्तल दर्पण तो है ही, समझ में आ गया, तो इसीलिए इसका हम यूज करते हैं, तो याद रखिएगा चीन परिपाटी का यूज, इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र, ये आपको याद रहना चाहिए। देखिए अब इम्पोर्टेंट क्या है, एक और आवर्धन जिसको बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, किसी दर्पण या लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, लेंस हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, आगे जानेंगे, प्रतिबिंब वस्तु से आकार का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन का मतलब क्या होता है, आवर्धन का मतलब एक अनुपात होता है, मैग्निफिकेशन होता है, किसका होता है, प्रतिबिंब का रेशियो, प्रतिबिंब का हाइट डिवाइड बाय इमेज का हाइट, यानी प्रतिबिंब का हाइट यानी आकार डिवाइड बाय इमेज, सॉरी प्रतिबिंब का हाइट डिवाइड बाय वस्तु का हाइट, दोनों का जो रेशियो होता है इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है, यहाँ लिखा भी है प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय वस्तु की ऊंचाई, क्या है, मैग्निफिकेशन है। और देखिए दर्पण सूत्र से भी लिखा जाता है -v/u, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, वस्तु की ऊंचाई, v क्या है, v है वस्तु की दूरी पोल से, u क्या है, u है प्रतिबिंब की दूरी पोल से, तो मैग्निफिकेशन दोनों होता है क्या, -v/u, ये भी आपको याद रखना है। अब मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, h h। तो दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ख्याल रखना और याद रखना है, फर्स्ट और सेकेंड, v क्या है प्रतिबिंब दूरी, u क्या है वस्तु दूरी, h डैश क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है वस्तु की ऊंचाई, सबको समझा दिए, ये दोनों ये तीनों फॉर्मूला आपको डिटेल में याद रखना है। तो क्या क्या सीखे हम लोग, पहला फॉर्मूला है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, क्या हो गया, ये दर्पण सूत्र हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि मैग्निफिकेशन m से होता है, तो m क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है वस्तु की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय वस्तु की ऊंचाई, पहला फॉर्मूला a में। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्या, -v/u, यानी वस्तु की दूरी डिवाइड बाय प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ से एक और चीज क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा h'/h = क्या हो जाएगा, -v/u हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत उपयोगी फॉर्मूला है, ये दोनों से ड्राइव होगा, ठीक है, तो इतना चीज आप सीख लिए। नेक्स्ट में चलते हैं, आवर्धन का चिन्ह भी होगा, देखिए आवर्धन यानी एम जब धनात्मक हो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही एम धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा, प्रतिबिंब आभासी उसका मतलब सीधा होगा ही, तो आवर्धन पॉजिटिव है, यानी एम क्या है पॉजिटिव में आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जो प्रतिबिंब है आभासी है, और आभासी है तो सीधा तो होगा ही। देखिए दूसरा देखिए, यदि जैसे समतल दर्पण में बनता है, उत्तल में बनता है, अवतल में भी बनता है, तो ये चीज एग्जाम्पल हो गया, एम ऋणात्मक हो यानी एम नेगेटिव हो तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, तो जैसे ही प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो क्या हो जाएगा, वो उल्टा तो होगा ही, क्या वास्तविक तो उल्टा ही होता है, ध्यान दीजिएगा। आवर्धन का मान हम समझ लेते हैं, जब आवर्धन क्या है, मॉडुलस लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एम का वैल्यू या -1 रहे या +1 रहे, यहाँ बाहर क्या निकलेगा, बाहर 1 ही आएगा,
तो हमको नहीं, यहाँ वैल्यू से मतलब नहीं है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। यदि वैल्यू 1 आ जाए इसका मतलब है कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान है। अब मान लीजिए क्या था, एम इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, एच डैश बाई एच। ये वैल्यू मेरा 1 आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू एच डैश बाई एच, यही होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, एच जाएगा इस साइड तो गुना हो जाएगा, यानी एच इक्वल टू एच डैश। यहाँ से क्या मालूम चला आपको, ई है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ई है वस्तु की ऊंचाई, यानी दोनों बराबर होता है। तो यही तो बोल रहा है कि जब एम इक्वल टू 1 हो तो प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई समान होता है। अब देखिए, जब एम ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब और वस्तु का आकार, सॉरी, जब एम ग्रेटर देन 1 हो तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। ये भी देख लेते हैं, याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ये फॉर्मूला लिखिए। क्या फॉर्मूला होता है, एच डैश बाई एच। अब क्या बोल रहा है, एम, पहला क्या है, एम ग्रेटर देन 1, एम ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होगा, एम का वैल्यू रख दीजिए, एम का वैल्यू क्या है, एच डैश बाई एच ग्रेटर देन 1। ये एच जाएगा उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच डैश ग्रेटर देन 1 से हो जाएगा, तो एच डैश ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, ये है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आ गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा आ गया, यानी एम जब ग्रेटर देन 1 है तो आपको निकालने आना चाहिए। सही, दूसरा कंडीशन हो गया। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, जब एम लेस देन 1 हो तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश डिवाइड बाई एच लेस देन 1। अब इधर एच जाकर उधर फिर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, एच डैश लेस देन एच ही होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जब प्रतिबिंब है छोटा है किससे, वस्तु से। समझ में आ गया, तो यही तीन चीज है, यही तीन चीज को यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। तो इसके बाद तो एग्जाम्पल शुरू होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।